जिस जगह पर हेरा फेरी की कहानी खत्म हुई थी, फिर हेरा फेरी की कहानी उसके बाद से ही शुरू होती है। और हम देखते हैं कि श्याम, बाबू भैया और राजू तीनों के पास ही बहुत पैसे थे और वो लोग अब बहुत अमीर थे। लेकिन इन तीनों ने ही अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ खोया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एक्सीडेंट में श्याम ने अनुराधा को खो दिया था और इसके बाद राजू की माँ भी गुजर गई थी और बाबू भैया के पास कुछ खोने के लिए नहीं था, इसीलिए उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो बहुत ऊट-पटांग हरकतें किया करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों ही एक बहुत बड़े आलीशान बंगले में रहते थे और इन लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। लेकिन इसके बाद ही एक दिन राजू को पता चलता है कि एक कंपनी है जो कि लोगों के पैसे 21 दिन में डबल करने की गारंटी देते हैं। और राजू इस ऑफिस में जाकर ऑफिस के मैनेजर अनुराधा से मिलता है और उससे इस स्कीम के बारे में पूछताछ करता है। और अनुराधा कहती है कि उनकी कंपनी अपने कस्टमर्स के पैसे लेकर उसे अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद 21 दिन में वो लोग अपना प्रॉफिट रख के कस्टमर्स के पैसे डबल करके उन्हें दे देते हैं। और ये सारी बातें सुनकर राजू की लालच बढ़ जाती है और वो अपने पास भी जितने पैसे हैं वो अनुराधा की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता था। लेकिन अनुराधा कहती है कि उनकी कंपनी 1 करोड़ के कम के इन्वेस्टमेंट नहीं लेती। जो बात सुनकर राजू थोड़ा परेशान होता है। इसके बाद वो घर जाकर बाबूराव और श्याम को भी इस स्कीम के बारे में बताता है, लेकिन वो लोग पहले राजू की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि श्याम को इन सारी बातों पर भरोसा नहीं था। लेकिन इसके बाद राजू उन लोगों को लालच दिखाता है जिससे कि बाबू भैया भी मान जाते हैं और वो श्याम को भी अपना पैसा राजू को दे देने के लिए कहते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि राजू बाबू भैया और श्याम से 30 लाख रुपए लेता है और अपना बंगला गिरवी रख कर वो 50 लाख रुपए अरेंज करता है और अभी भी 20 लाख रुपए बेचे थे। और इसके बाद राजू एक लोकल गुंडा पप्पू को देखता है और वो पप्पू को भी इस स्कीम के बारे में बताता है और वो पप्पू को 20 लाख रुपए इंतजाम करने के लिए कहता है। और पप्पू भी इस स्कीम के बारे में सुनकर लालच में आ जाता है और वो भी 20 लाख रुपए लाकर राजू को दे देता है। इसके बाद एक दिन अनुराधा राजू के घर में आकर उन लोगों से बातें करती है और अनुराधा को देखकर श्याम को अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड अनुराधा की याद आती है। और इसके बाद वो सब अनुराधा की बातें सुनकर कन्विंस हो जाते हैं और अनुराधा 1 करोड़ रुपए लेकर वहां से चली जाती है। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि 21 दिन बीत जाते हैं और राजू, श्याम और बाबू भैया के साथ अनुराधा की कंपनी के बाहर पहुंचता है। लेकिन वहां पर तो कोई ऑफिस था ही नहीं, वो एक कंस्ट्रक्शन साइट था और उन लोगों की तरह ही बहुत सारे लोग वहां पर अपना पैसा लेने के लिए आए थे। और सबको ही ये पता चलता है दरअसल ये कंपनी फर्जी थी और इन लोगों ने उनका सारा पैसा उन्हें धोखा देकर ले लिया। और ये सारी बातें सुनकर श्याम, राजू और बाबू भैया भी चौंक जाते हैं और उन्हें समझ में आता है कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ और उनके सारे पैसे चले गए। लेकिन आखिरकार वो लोग ये सोचकर तसल्ली करते हैं कि उनके पास अभी भी 50 लाख रुपए का बंगला है। लेकिन फिर राजू उन दोनों को ये कहता है कि दरअसल बंगला उसने गिरवी रखा था और बंगला भी अब उन लोगों का नहीं रहा। और ये बात सुनकर बाबू भैया और श्याम खुद को संभाल नहीं पाते और वो लोग राजू को बहुत मारने लगते हैं। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि कुछ वक्त बीत चुका था और अब इन तीनों के पास कोई पैसा नहीं था और इन तीनों की जिंदगी वापस से वही गरीबी में आ जाती है और जैसे तैसे उन लोगों का गुजारा चल रहा था। दूसरी तरफ हम पप्पू को देखते हैं जो कि सही वक्त पर अपना पैसा लेने के लिए राजू के घर में आता है। लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि राजू उस घर में नहीं रहता और अब ये घर किसी पारसी आदमी का हो गया है जो कि एक गन कलेक्टर था। और ये देखकर पप्पू भी काफी हैरान होता क्योंकि उसने भी 20 लाख रुपए एक बहुत बड़े गैंगस्टर से उधार लिए थे और अगर वो अब ये पैसे नहीं लौटा पाएगा तो पप्पू की जान खतरे में, इसीलिए वो राजू को ढूंढ रहा था। इसके बाद एक दिन देखा जाता है कि राजू पप्पू के सामने आता है और पप्पू अपने गुंडों के साथ राजू को पकड़ने की कोशिश करता है और राजू एक बार के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो अनुराधा को डांस करते हुए देखता है और वो अनुराधा से अपने पैसे मांगता है, लेकिन अनुराधा उससे पीछा छुड़ा कर वहां से भाग जाती है। इसके बाद राजू, श्याम और बाबू भैया की मुलाकात एक दिन फिर से पप्पू के साथ होती है और पप्पू राजू से उसके पैसे मांगता है, लेकिन राजू कहता है कि उसके सारे पैसे डूब गए और वो भी अब कंगाल हो चुका है।
और ये सारी बातें सुनकर पप्पू उन तीनों को अपने बॉस तिवारी सेठ के पास लेकर जाता है और कहता है कि तिवारी सेठ बहुत ही अच्छे इंसान है और वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देंगे। लेकिन इसके बाद पप्पू उन लोगों को तिवारी सेठ के पास लेकर जाता है और तिवारी सेठ को कहता है कि इन तीनों ने ही तिवारी सेठ के सारे पैसे डुबा दिए और अब तिवारी सेठ इन लोगों से ही अपने पैसे वसूले और तिवारी सेठ इन तीनों को पैसे वापस लौटाने के लिए कहते हैं, लेकिन उन लोगों के पास तो कोई पैसा नहीं था। इसीलिए तिवारी सेठ इन तीनों को मारने का ऑर्डर देते हैं और उनके गुंडे इन तीनों को वहाँ से लेकर जाते हैं। लेकिन किसी तरीके से राजू और श्याम अपना दिमाग लगाकर बाबू भैया को किसी तरीके से उन गुंडों से छुड़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो लोग तय करते हैं कि वो लोग ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद राजू को ये याद आता है कि वो लोग जिस चौल में रहते हैं वहाँ की मुनीम जी की बेटी है जिसके पास राजू के कुछ पैसे उधार है और वो पैसे राजू उसे लौटाने के लिए उसके घर जाता है और वहाँ पर जाकर वो लोग देखते हैं कि पप्पू इसी लड़की अंजलि का ही बड़ा भाई है और पप्पू ने तिवारी सेठ से पैसे तो लिए ही थे, साथ में उन लोगों का घर बेचकर और अपनी बहन की सारी गहने बेचकर उसने पैसों का इंतजाम किया था और ऐसे ही 20 लाख रुपए जुटाकर वो राजू को देकर आया था। लेकिन अब उसका परिवार भी कंगाल हो चुका है और पप्पू के पीछे तिवारी सेठ पड़ा हुआ है और तिवारी सेठ के गुंडों के हाथों से राजू, श्याम और बाबू भैया निकल गए थे। इसीलिए अब वो लोग पप्पू, उसकी बहन और उसके अपाहिज पिता को ही वहाँ से लेकर जाते हैं और ये सब कुछ राजू, श्याम और बाबू भैया अपने आंखों के सामने देखते हैं और उन लोगों को बहुत बुरा लगता है। और इसके बाद वो तीनों तय करते हैं कि वो लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। इसीलिए इसके बाद वो तीनों तिवारी सेठ के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग उनके गुनहगार हैं और वही उनके पैसे लौटाएंगे, वो पप्पू और उसके परिवार को छोड़ दे। इसके बाद तिवारी सेठ अंजलि और उसके पिता को छोड़ देते हैं और राजू, श्याम और बाबू भैया को 3 दिन का वक्त देते हैं उनके 30 लाख रुपए लौटाने के लिए क्योंकि उन लोगों ने पैसे डबल करने का वादा किया था। और इसके बाद वो तीनों सोचते हैं कि कैसे वो लोग 3 दिन में 30 लाख रुपए तिवारी सेठ को लौटाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चौल में वो लोग जिस कमरे में रहते थे उसके ही बाजू वाले कमरे में मुन्ना भाई नाम का एक आदमी रहता था जो कि इलीगल काम करता था और मुन्ना भाई का ही एक आदमी उनके लिए इंफॉर्मेशन लाता है कि और वो लोग नानजी भाई नाम के एक और आदमी से इलीगल चीजें चुरा कर उसे अपने हिसाब से बेचेंगे और राजू उन लोगों की ये सारी बातें सुन लेता है और उसे लगता है कि वो लोग बहुत सारे पैसों की बात कर रहे हैं। इसके बाद राजू, श्याम और बाबू भैया को कहता है कि वो लोग मुन्ना भाई के कमरे से पैसे चुराएंगे और फिर वो पैसे जाकर तिवारी सेठ को दे देंगे। पहले तो श्याम और बाबू भैया इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें भी समझ में आता है कि 3 दिन में इतने सारे पैसों का इंतजाम करना उन लोगों के बस की बात नहीं है और अगर पैसे नहीं देंगे तो उनकी जान चली जाएगी। इसीलिए वो लोग भेष बदल कर रात को मुन्ना भाई के कमरे में जाकर छुप जाते हैं और जब मुन्ना भाई और उनके गैंग मेंबर्स कांजी भाई के अड्डे से सारे इलीगल सामान चुरा कर लाते हैं तब ये तीनों उन लोगों को बांध लेते हैं और देखा जाता है कि राजू ने 3 गन्स भी भाड़े पे लेकर आया था और वो उन लोगों को गन दिखाकर डराता है और उन लोगों के कमरे से सारा सामान चोरी करके बाहर से गायब हो जाते हैं। लेकिन अपने कमरे में आकर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई पैसे नहीं, लेकिन राजू को समझ में आता है कि दरअसल ये चीज़ क्या है और वो श्याम और बाबू भैया को समझाता है कि ये सारी चीज़ बेच कर भी वो लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और वो एक ऐसे इंसान को जानता है कि जो ये सारी चीज़ें खरीदता बेचता है। और इसके बाद राजू कचरा सेठ नाम के एक आदमी के पास जाता है जिसके पास वो अपनी छोटी मोटी चीजें बेचकर गुजारा करता था और राजू को पता था कि कचरा सेठ ऐसे इलीगल चीज भी खरीदने बेचने का काम करते हैं। इसके बाद कचरा सेठ राजू से एक सैंपल ले जाकर कांजी भाई के पास जाता है और कांजी भाई वो सामान देखकर पहचान जाते हैं कि ये उनका ही चोरी किया सामान है और इसके बाद वो कचरा सेठ से राजू के बारे में पता करते हैं और कहते हैं कि वो राजू को एक जगह पर बुलाए और वो उन्हीं का सामान राजू से धोखे से ले लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तिवारी सेठ 3 एक्सपेंसिव गन के बारे में पता लगाते हैं और ये गन्स देखकर पप्पू पहचानता है और वो कहता है कि वो एक ऐसे इंसान को जानता है जिसके पास ये गन्स हो सकते हैं।
दरअसल पप्पू उसी पारसी गन कलेक्टर के बारे में बात कर रहा था जो कि अब राजू के घर में रहता था। और पप्पू ये सारे गन्स ले आने का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है और वो अपने दोनों गुंडों को रात को उस पारसी गन कलेक्टर के घर भेजता है और सारी बंदूकें लेकर आने के लिए कहता है। और वो दोनों गुंडे जाकर उस पारसी आदमी को बेहोश करके उनके घर से सारे गन्स चोरी कर लेते हैं। लेकिन पप्पू ने उन लोगों को जितने गन्स कहा था वहाँ पर उससे 3 गन्स एक्स्ट्रा थे, इसीलिए वो लोग उन्हीं 3 गन्स को पप्पू को नहीं देते जिसके लिए तिवारी सेठ ने पप्पू को कहा था। और वो लोग इन 3 गन्स को कचरा सेठ के पास बेच देते हैं। और राजू ने कचरा सेठ के पास से ही वो 3 गन्स खरीदे थे मुन्ना भाई के घर में चोरी करने के लिए। और अब ये 3 गन्स राजू के कमरे में थे और ये 3 गन्स ना ले आने की वजह से ही तिवारी सेठ पप्पू पर बहुत गुस्सा करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुन्ना भाई काफी परेशान थे कि उनके घर में किसने चोरी किया था। और फिर उन्हें पता चलता है कि बाबू भाई और उनके साथ रहने वाले 2 लड़कों ने ही उनके घर में चोरी की थी और ये सारा सामान बाबू भैया के घर में ही है। इसके बाद मुन्ना भैया वो सारे सामान के साथ वो 3 गन्स भी लेकर जाते हैं और अपने कुछ गुंडों को उनके घर में रख कर जाते हैं कि वो लोग जब लौटेंगे तो उन लोगों को मारे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रास्ते में राजू के साथ अंजलि की मुलाकात होती है और अंजलि को पता चल चुका था कि राजू ही वो आदमी है जिसने पप्पू के 20 लाख रुपए लिए थे और राजू की वजह से ही वो लोग इतनी मुसीबत में थे। लेकिन राजू ने ही तिवारी सेठ के हाथों से उन लोगों को छुड़वाया था। ये बात जानने के बाद अंजलि राजू को माफ कर देती है और वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और राजू अंजलि को कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनुराधा के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे और भागते हुए उसकी मुलाकात श्याम और बाबू भैया से होती है और वहाँ पर राजू भी पहुँचता है और वो सब मिलकर अनुराधा को उन सारे गुंडों से बचाते हैं। और इसके बाद वो लोग अनुराधा को कन्फ्रंट करते हैं और उनके पैसे मांगते हैं। इसके बाद अनुराधा अपनी कहानी सुनाती है। दरअसल पिछली कहानी में कबीरा के गैंग में छोटा चेतन नाम का एक आदमी था और एक औरत भी थी और कबीरा के साथ साथ वो औरत और उसके बाकी सारे गैंग मेंबर्स पुलिस के हाथों अरेस्ट हो चुके थे। लेकिन छोटा चेतन किसी तरीके से बच जाता है और अब छोटा चेतन बाबू भैया श्याम और राजू से बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो कबीरा के गैंग में जो औरत थी उसी की बेटी को किडनैप करता है और वो औरत दरअसल अनुराधा की बहन थी और उसकी बहन अरेस्ट होने के बाद उसकी बेटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुराधा के ऊपर ही थी और उसके भांजी को किडनैप करके छोटा चेतन अनुराधा को राजू श्याम और बाबू राव से उनके पैसे लेकर आने के लिए कहता है। और इसके बाद अपनी भांजी की जान बचाने के लिए अनुराधा ने ये सब कुछ किया और पैसे लेकर उसने उन पैसों को डायमंड में कन्वर्ट कर लिया था। और छोटा चेतन के बताई हुई जगह पर जब अनुराधा उन सारे डायमंड्स को लेकर पहुंचती है तो वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उसकी भांजी पहले से ही वहाँ से भाग चुकी थी। और ये बात सुनकर अनुराधा भी वो सारे डायमंड्स लेकर वहाँ से भाग जाती है और छोटा चेतन के गुंडे अनुराधा के पीछे पड़े हुए थे। और रास्ते में अनुराधा की मुलाकात उसके एक पहचान वाले चाचा से होती है और अनुराधा वो सारे डायमंड्स के बैग उन्हें सौंप देती है और बाद में उन गुंडों से पीछा छुड़ा कर वो जब उस चाचा के घर में पहुंचती है तो उनकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। और अनुराधा उनसे पूछती है कि उन्होंने वो डायमंड्स कहाँ रखे थे और वो कुछ अजीब सा आवाज निकालते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और अनुराधा को आज तक पता नहीं चलता कि वो डायमंड्स कहाँ है और इसके बाद से ही वो छोटा चेतन से छुप छुप कर रह रही है और अपनी भांजी को ढूंढ रही थी। इसके बाद देखा जाता है कि तिवारी सेठ से मिलने का वक्त हो गया था, इसीलिए श्याम राजू और बाबूराव घर पहुंचते हैं। लेकिन घर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि उनका घर बिखरा पड़ा हुआ था और तिवारी सेठ के 2 गुंडे वहाँ पर आते हैं और मुन्ना भाई के गुंडों को मारते हैं। और इसके बाद वो लोग अनुराधा और अंजलि को लेकर जाते हैं और वो लोग उनके पैसे लौटाए और इन दोनों लड़कियों को छुड़ा कर लेकर जाएंगे। और इसके बाद राजू श्याम और बाबूराव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग अब क्या करेंगे क्योंकि उनके पास तो अब कोई सामान नहीं रहा। और
और इसके बाद राजू सोचता है कि वो लोग कांजी भाई से मिलने के लिए जाएंगे और उन्हें एक नकली बैग देकर उनसे पैसे ले लेंगे और उन्हीं पैसों में से वो लोग तिवारी सेठ का पैसा उन्हें लौटा देंगे। और इसके बाद राजू कांजी भाई और तिवारी सेठ दोनों को ही रॉयल सर्कस में आने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुन्ना भाई के पास वो 3 गन्स थे और वो पारसी आदमी मुन्ना भाई के कार में वो गन्स देखकर पहचान जाते हैं और उन तीनों में बहस होती है। तो दूसरी तरफ पप्पू उसी रास्ते से गुजर रहा था और वो उन 3 गन्स को चोरी कर लेता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजू, श्याम और बाबूराव तीनों ही रॉयल सर्कस पहुंचते हैं। कांजी भाई को एक नकली बैग देकर उनसे पैसों का बैग लेता है, लेकिन इसके बाद उन्हें पता चलता है कि कांजी भाई ने उन्हें नकली पैसे दिए हैं और वो लोग उसी बैग को ले जाकर तिवारी सेठ को दे देते हैं और अनुराधा और अंजलि को छुड़ा लेते हैं। लेकिन इसके बाद ही वहाँ पर कांजी भाई आते हैं और उन लोगों को कहते हैं कि उन लोगों ने कोई असली सामान नहीं दिया और बाबूराव भी वहाँ पर ये कह देते हैं कि उनका पैसा भी नकली था। और ये बात सुनकर तिवारी सेठ को समझ में आता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वो गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ पर सब एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं और वहाँ पर भाग दौड़ शुरू होती है। इसके बाद देखा जाता है कि वो सब सर्कस में परफॉर्मेंस की जगह पर जाते हैं और अनुराधा और अंजलि को अनुराधा की भांजी मिलती है और वहाँ पर स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान एक लंबा टॉय ट्रेन आता है और अनुराधा की भांजी कहती है कि उस टॉय ट्रेन के अंदर ही उस चाचा ने एक बैग रखा था और अनुराधा को समझ में आता है कि उसी टॉय ट्रेन में डायमंड्स रखे हुए थे। और इसके बाद छोटा चेतन भी वहाँ पर पहुँचता है और उसे इसके बारे में पता चलता है और धीरे धीरे वहाँ पर मौजूद सबको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स हैं। और आखिर में देखा जाता है कि वहाँ पर सर्कस का ही एक गोरिल्ला आ जाता है और वो उस डायमंड का बैग लेकर वो डायमंड्स वहाँ पर सबके बीच फेंक देता है और सब डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और माहौल बहुत खराब हो जाती है। और इसके बाद ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और श्याम, राजू, बाबूराव, अनुराधा और अंजलि और अनुराधा की भांजी वहाँ से भाग जाते हैं और बाकी सब पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि बाबूराव और श्याम घर वापस आ जाते हैं और राजू किसी काम से बाहर गया हुआ था। लेकिन इसके बाद ही पुलिस के साथ वहाँ पर पप्पू पहुँचता है और वो राजू से मिलने के लिए आया था क्योंकि राजू के पास पप्पू की एक बैग आ गई थी और पप्पू उससे ये कहने के लिए आया था कि दरअसल उस बैग में पप्पू का फोन है और साथ ही में 3 गन्स है जो कि काफी एक्सपेंसिव है। और ये बातें कहकर पप्पू वहाँ से चला जाता है और इसके बाद बाबूराव और श्याम पप्पू के फोन में कॉल करते हैं और ये देखा जाता है कि वो फोन राजू के हाथ में ही था और राजू वो गन्स भी देखता है, लेकिन वो गन्स पानी में फेंकना चाहता था क्योंकि राजू को पता नहीं था कि ये गन्स इतने कीमती है। और एक तरफ हम देखते हैं कि बाबूराव और श्याम कंटिन्यूअसली राजू को कॉल कर रहे थे और राजू उन लोगों का कॉल रिसीव नहीं करता और वो उन गन्स को पानी में फेंकने की कोशिश कर रहा था। और इस सिचुएशन के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।